हैकर्स ने बांग्लादेश की नेशनल बैंक से $1 अरब चुराने का ऐसा परफेक्ट प्लान बना लिया था कि अब उन्हें दुनिया का मजबूत से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं रोक सकता था। 1 साल तक ना दिखने वाले मालवेयर से नेटवर्क की जासूसी करवाई, दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स और नेशनल हॉलिडेज को अपनी ढाल बनाया। पर इतनी बारीकी से प्लानिंग करने वालों ने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जो 2 क्लास का बच्चा भी नहीं करता। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर्स के ख्वाब पर पानी फेर दिया। जिम टीवी में आपका स्वागत है। 3 जनवरी 2015 बांग्लादेश की नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल रिसीव होती है। एक जिप फाइल के साथ ये एक फिशिंग ईमेल थी जिसमें किसी जॉब एप्लीकेंट की सीवी मौजूद थी। बैंक के 3 एम्प्लॉयज ने न सिर्फ ईमेल खोली बल्कि उस सीवी को भी डाउनलोड कर लिया, बिना ये जाने कि उनका ये अमल बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी का बायस बनने वाला है। हुआ यूं कि उस जिप फाइल में मौजूद वायरस ने 3 में से एक कंप्यूटर में एक बैक डोर खोल दिया। हैकर्स जिन्होंने ये ईमेल भेजी थी उनका तीर ठीक निशाने पर लगा था और उन्होंने इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर एक मालवेयर एक्टिवेट कर दिया। ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था बल्कि इसके टोटल 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट ने बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में एक लूप होल छोड़ा, यानी कि चोर दरवाजा खोल दिया। दूसरे पार्ट ने ये यकीन बनाया कि इस चोर दरवाजे से जो भी इंफॉर्मेशन निकले उसका किसी को भी पता ना चल सके, यानी कि इनक्रिप्टेड चैनल। और तीसरा पार्ट सबसे खतरनाक था। ये वायरस मुसलसल बैंक के नेटवर्क को स्कैन करके सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करने लगा। कौन क्या कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, छुट्टी वाले दिन कौन कौन से पीसी खुले होंगे, वगैरह वगैरह। अगले 1 साल तक हैकर्स बिना नोटिस हुए बांग्लादेश नेशनल बैंक के नेटवर्क के बारे में इतना कुछ जान चुके थे जो शायद वहां के एम्प्लॉयज को भी मालूम नहीं था। इसी 1 साल के दौरान उनको ये भी मालूम पड़ा कि नेशनल बैंक ऑफ बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में मौजूद है। फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जिसे शॉर्ट में FED भी कहा जाता है। दुनिया के तकरीबन जितने भी मुल्क हैं वो अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी डॉलर्स अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में ही रखते हैं। ये एक तरह से बैंक्स का भी बैंक है। जैसे किसी मुल्क को ऑयल इंपोर्ट करना है तो वो न्यूयॉर्क FED में अपने अकाउंट से पैसे दूसरे मुल्क के FED अकाउंट में भेज देता है। हैकर्स को पता चल चुका था कि बांग्लादेश के अरबों डॉलर्स FED में पड़े हैं, पर यहाँ से पैसा ट्रांसफर करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर सिस्टम है। आप इसे एक तरह का व्हाट्सएप समझ सकते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुल्क की नेशनल बैंक्स के लिए है, जिसकी मदद से रोजाना अरबों खरबों डॉलर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। अब हैकर्स को ये पता चल चुका था कि अगर उन्हें न्यूयॉर्क FED से बांग्लादेश के 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डॉलर्स चुराने हैं तो उन्हें इस स्विफ्ट सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होगा। बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में घुसने के बाद हैकर्स का अगला मिशन उस कंप्यूटर को ढूंढना था जिससे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है, ताकि वो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क के अकाउंट से पैसे निकाल सकें। पर हैकर्स ने सिर्फ बांग्लादेश बैंक का नेटवर्क हैक किया था, न्यूयॉर्क FED या स्विफ्ट सिस्टम को नहीं। स्विफ्ट बहुत ज्यादा सिक्योर्ड सिस्टम है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा सेंसिटिव पेमेंट्स को हैंडल करता है। लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम की तरह इसकी भी एक कमजोरी थी और वो थी ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। हैकर्स ने बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में आखिरकार उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला जहां से स्विफ्ट ट्रांसफर्स को ऑथराइज किया जाता था। उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को डायरेक्ट हैक करने के बजाय उन कंप्यूटर्स पर नजर रखना शुरू कर दी। हैकर्स ने महीनों तक मॉनिटर किया कि बैंक के एम्प्लॉयज कैसे उस सिस्टम को लॉग इन करते हैं, कैसे ऑर्डर्स टाइप करते हैं और कैसे उन्हें वेरीफाई करते हैं। अब हैकर्स ने बैंक के एम्प्लॉयज का रूप धारने का तरीका सीख लिया था, लेकिन सिर्फ सिस्टम चलाना ही काफी नहीं था। असल काम था अपने निशान मिटाना और वारदात के बाद पकड़ में ना आना। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाई और उनको ठीक से स्टडी करने लगे।
उन्होंने देखा कि बैंक आम तौर पर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करता है तो वो कैसी दिखती है, वो ट्रांसफर्स कब किए जाते हैं, किसको भेजे जाते हैं और उनके साथ क्या क्या डिटेल्स लिखी जाती हैं। उन्होंने इन तमाम बारीकियों को समझा ताकि जब वो दुनिया का सबसे बड़ा डाका मारें तो सिस्टम को लगे कि ये तो रोजाना की तरह का एक आम ट्रांसफर है। अब उनके पास कंप्यूटर का कंट्रोल भी था और एक सॉलिड प्लान भी। लेकिन यहाँ उन्होंने एक और होशियारी दिखाई। उन्होंने सोचा कि अगर वो एक ही बार में पूरा 1 बिलियन ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कोई खतरे की घंटी बज जाए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑथराइजेशन मांगी जा सकती है। इसलिए हैकर्स ने फैसला किया कि वो इस बड़ी चोरी को छोटी छोटी किस्तों में डिवाइड करेंगे। चोरी से तकरीबन 1 साल पहले मई 2015 में फिलीपींस के कैपिटल मनीला की RCBC बैंक में 5 अकाउंट्स खोले जाते हैं। हर अकाउंट में सिर्फ $500 जमा किए गए और फिर ये अकाउंट्स खामोशी से 1 साल तक पड़े रहे। ठीक तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन फिलीपींस में 5 और श्रीलंका में 1 अकाउंट खुलवाया गया और इन सब अकाउंट्स को गलत नामों पर खुलवाया गया था। फरवरी 2016 तक हैकर्स ने हर चीज सेट कर ली थी। उनके पास हर उस चीज का एक्सेस आ चुका था जिसके जरिए ये वारदात अंजाम दी जानी थी। 4 फरवरी 2016 ये थर्सडे का दिन था। रात के वक्त जब बैंक के एम्प्लॉयज घर जा चुके थे, हैकर्स ने आखिरी बार बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में एंट्री ली। उन्होंने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद बांग्लादेश बैंक के अकाउंट को एक्सेस किया और एक के बाद एक टोटल 36 ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज दी। इन 36 ट्रांजैक्शंस की कुल रकम $951 मिलियन बनती थी, यानी $1 अरब थे, थोड़ा ही कम। इस पूरे प्लान में अगर कोई सबसे मास्टर स्ट्रोक चीज थी तो वो थी इस डाके की टाइमिंग। हैकर्स ने न सिर्फ लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाया, बल्कि उन्होंने दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स की आड़ में एक शानदार प्लान बनाया था। बांग्लादेश जहां से चोरी हो रही थी, न्यूयॉर्क जहां असल पैसा पड़ा था और फिलीपींस जहां पैसा जाना था। इन तीनों जगहों का वक्त अलग अलग था और हैकर्स ने इसी टाइम गैप का भरपूर फायदा उठाया। अब बांग्लादेश में थर्सडे की रात हुई तो वहां वीकेंड शुरू हो गया, क्योंकि वहां फ्राइडे को छुट्टी होती है। बैंक्स बंद हो गए और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने वाला वहां मौजूद नहीं था। लेकिन उसी वक्त न्यूयॉर्क में फ्राइडे की सुबह थी, यानी जब बांग्लादेश सो रहा था, न्यूयॉर्क FED के एम्प्लॉइज काम पर आ रहे थे और उनके लिए ये ट्रांसफर्स प्रोसेस करना बिल्कुल आम सी बात थी। थर्सडे की रात से लेकर न्यूयॉर्क के पूरे फ्राइडे तक हैकर्स के पास एक खुला मैदान था, पर उन्होंने एक और गहरी चाल भी चली। अगला मंडे यानी 8 फरवरी फिलीपींस में चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी थी। इसका मतलब ये था कि अगर मंडे को फिलीपींस के बैंक को अलर्ट करके अकाउंट्स लॉक करवाने की रिक्वेस्ट भी भेजी जाए, तब भी वो रिक्वेस्ट ट्यूसडे को ही मिलेगी, जब वो अपना स्विफ्ट सॉफ्टवेयर लॉग इन करेंगे। यानी हैकर्स के पास फ्राइडे से मंडे तक पूरे 4 दिन थे। 3 मुल्क, 3 टाइम जोन्स और 4 दिन की खामोशी। ये दुनिया की तारीख का सबसे कैलकुलेटेड डाका था। कैलकुलेशंस तो परफेक्ट थी, लेकिन जल्दबाजी का क्या किया जाए। न्यूयॉर्क में फ्राइडे की सुबह हो चुकी थी। FED को एक के बाद एक स्विफ्ट रिक्वेस्ट मिल रही थी, जो देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। FED ने इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। लाखों यहाँ, लाखों वहाँ। पैसा पानी की तरह हैकर्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स में बहना शुरू हो गया। इन्हीं ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शन $20 मिलियन की थी, जो श्रीलंका के एक अकाउंट में जानी थी। इतनी बड़ी रकम एक छोटी सी चैरिटी फाउंडेशन के लिए थी, लेकिन FED को शक नहीं हुआ। उन्होंने रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी और पैसा जर्मनी के रास्ते श्रीलंका रवाना हो गया। पर रास्ते में एक इंसानी गलती ने पूरा खेल ही पलट दिया। हैकर्स ने अकाउंट टाइटल में शालिका फाउंडेशन लिखते वक्त गलती से शालिका फाउंडेशन लिख दिया, यानी फाउंडेशन के वर्ड में ओ गायब था। और ये गलती भी FED ने नहीं पकड़ी, बल्कि जर्मनी की उस बैंक ने पकड़ी थी जहां से ट्रांजैक्शन रूट की गई थी। जर्मनी की बैंक ने वापस FED को लिखा कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यही वो वक्त था जब न्यूयॉर्क FED में खलबली मच गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो धोखे का शिकार हो चुके हैं।
انہوں نے فوراً بنگلہ دیش بینک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو فرائیڈے تھا، بینک بند تھا اور کوئی فون اٹھانے والا نہیں تھا۔ $81 ملین ٹرانسفر ہو چکے تھے، پر باقی کی ٹرانزیکشنز FED نے ہولڈ کر دی۔ ادھر صبح 4 بجے ہیکرز نے اپنا کام مکمل کیا اور سوئفٹ نیٹ ورک سے لاگ آؤٹ کر گئے۔ ان کا ڈالا ہوا مالویئر اب خاموشی سے سارے ثبوت سسٹم سے مٹا رہا تھا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بینک میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو اس چوری کو پکڑ سکتا؟ بالکل تھا۔ بنگلہ دیش بینک آفس کے کونے میں ایک HP لیزر جیٹ پرنٹر پڑا تھا، جس کا کام ساری سوئفٹ ٹرانزیکشنز کو پرنٹ کرنا تھا۔ چاہے چھٹی کا دن ہو یا نہیں، یہ پرنٹر ہر آنے جانے والی ٹرانزیکشن کو پرنٹ کرتا تھا۔ پر ہیکرز کو اس پرنٹر کا بھی پتا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی ایسے ہیک کیا کہ وہ پرنٹ تو کرے گا لیکن صرف خالی کاغذ نکالے گا۔ اس پرنٹر پر ایک امپلائی کی ڈیوٹی لگی تھی، جس کو چھٹی والے دن بھی آنے جانے والی ٹرانزیکشنز پر نظر رکھنی تھی۔ جب اس نے خالی پرنٹس دیکھے تو وہ سمجھا کوئی گلچ آیا ہے، اور بنا تحقیق کیے یہ کام سیٹرڈے پر چھوڑ دیا۔ سیٹرڈے کی صبح بنگلہ دیش بینک کے آفیسرز کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک طرف پرنٹر خالی کاغذ نکال رہا تھا اور دوسری طرف سوئفٹ سسٹم بھی لاک ہو چکا تھا۔ جب کافی کوششوں کے بعد سسٹم کھلا تو اسٹاف کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک نیو یارک FED کی طرف سے ریڈ فلیگز اور وارننگز کی بھرمار تھی، پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہیکرز نے ٹوٹل 35 ریکویسٹ بھیجی تھیں، جن میں سے صرف 5 ہی اپروو ہوئی۔ وہ ایک اسپیلنگ مسٹیک جس نے $20 ملین سری لنکا جانے سے روک دیے تھے، اس نے باقی $850 ملین کی ٹرانزیکشنز کو بھی شک کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ پر جو $81 ملین فلپینز جا چکے تھے، ان کا کیا ہوا؟ یہاں سے کہانی اور زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہیکرز نے پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا، منڈے سے پہلے ہی بنگلہ دیش بینک نے فلپینز کی RCBC کو اسٹاپ پیمنٹ کا میسج بھیجا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں منڈے کو چائنیز نیو ایئر کی چھٹی تھی۔ ٹیوزڈے کی صبح بینک کھلتے ساتھ ہی ان 5 اکاؤنٹس میں سے کیش وڈرا کر لیا گیا، جبکہ ان کو بنگلہ دیش کے سوئفٹ میسج سسٹم کھولنے کے بعد ملے تھے۔ یہاں پر سارا شک RCBC کے بینک مینیجر پر گیا کہ اس نے جان بوجھ کر سوئفٹ سسٹم کھولنے سے پہلے ہی کیش نکال کر دے دیا، وہ بھی ان 5 اکاؤنٹس میں سے جن میں پچھلے 1 سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی۔ اس پیسے کو لانڈر کرنے کے لیے منیلا کے بڑے بڑے کیسینوز کا سہارا لیا گیا۔ کیسینوز میں پیسہ چپس میں بدلا گیا اور گھوم پھر کر اس کو ہانگ کانگ بھیج دیا گیا۔ اس رابری کی خبر پوری دنیا میں گونج اٹھی۔ پچھلے کئی سالوں میں کئی انویسٹیگیشنز اور کورٹ کیسز ہو چکے ہیں۔ انویسٹیگیٹرز کو RCBC بینک کی اس مینیجر پر کافی شک تھا جس نے اسٹاپ پیمنٹ میسج کے باوجود کیش نکالنے کی اجازت دی۔ بعد میں کورٹ نے اس مینیجر کو مختلف منی لانڈرنگ کے کیسز میں ذمہ دار ٹھہرایا اور ہر کیس میں 7 سال کی سزا سنائی۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن نہ ہی ان ہیکرز کا پتہ چلا اور نہ ہی ان $81 ملین کا۔ اس واقعے نے بنگلہ دیش نیشنل بینک کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک طرف ان کو $81 ملین جانے کا غم تھا، اور دوسری طرف ایک اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے $850 ملین بچنے کی خوشی۔